साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड विशेष में हो जनजाति के बारे में परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखेंगे। तो देखिए, हो जो जनजाति है वो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका योगदान जो है 10.73% है। यह जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है तथा मुंडा जनजाति, यदि झारखंड के जो एक मुंडा जनजाति है उससे संबंधित है, उसके जुड़वा भाई माने जाते हैं। और यदि प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है। इनकी शारीरिक बनावट जो होती है अन्य जनजातियों से भिन्न होती है। इनके मूछ दाढ़ी जो होते हैं बहुत कम होते हैं या न के बराबर होते हैं, और इनके त्वचा का रंग तंबई होता है ना। इनके त्वचा का रंग क्या होता है? तंबई होता है। मूछ दाढ़ी बहुत कम से कम होते हैं, हमने लिख रखा है। और यह मुख्यतः कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल का मतलब हो गया पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। इसके अलावा ये इसी मतलब कोल्हान प्रमंडल से सटे हुए उड़ीसा के केवंझर, मयूरभंज इत्यादि जिलों में भी इनकी बसावट पाई जाती है। इनका जो परिवार था पहले मातृवंशी था, अर्थात माता के कुल से चलता था। कालांतर में हिंदू धर्म के एवं अन्य जनजातियों के प्रभाव से पितृवंशी हो गया, और ये लोग 80 से अधिक गोत्रों में विभाजित हैं, और ये लोग बहुगोत्र विवाह करते हैं। इसके अलावा देखिए, हमने कुछ गोत्रों के नाम लिख रखे हैं: अंगारिया, बारला, बोदरा, बालमूचू, हेम्प्राम, चांपिया, तामसोय, गागराय, जामदा, पिंगुआ, बागे इत्यादि। देखिए, जब जब झारखंड में इन इलाकों में रहेंगे या इनके नाम देखेंगे तो उसी से समझ में आ जाएगा कि किस जनजाति से ये संबंधित है। मान के चलिए किसी का नाम प्रदीप बालमूचू है, तो आप बालमूचू देखिए यहाँ पर है, तो ये हो जनजाति से। किसी का नाम बोदरा, रामनाथ बोदरा, आर्यन बोदरा, तो वो इस हो जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा इनकी जो जनजाति होती है, वो जो गोत्र होते हैं, इनके गोत्र के एक विशिष्ट पशु या पक्षी पूजनीय होता है। हर गोत्र का एक न एक पशु या पक्षी पूजनीय होता है और इसकी हत्या नहीं करते। और इनका क्या होता है कि शिकार करने में लोग माहिर होते हैं। हालांकि पूरी जनजातीय जो लोग होते हैं शिकार करने में माहिर होते हैं, लेकिन जिस तरह से जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, तो इनके ये सब जो कल्चर थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और गौन हो रहे हैं। इस समाज में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। हाँ, तो देखिए, इसमें अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिनमें आंधी विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आंधी विवाह का मतलब होगा कि इसमें प्रेमी जो लड़का होता है, जो लड़का पक्ष होता है, वो लड़की पक्ष के यहाँ जाता है और अपने प्रस्ताव को रखता है। वहाँ पर बैठ करके वो लोग वधू मूल्य इत्यादि का बातचीत करते हैं। जब सेटल हो जाता है, मामला सही हो जाता है, तो फिर शादी कर लेते हैं। इसके अलावा अन्य सारे भी विवाह हैं, जैसे पकड़ा विवाह हम लोग तरफ होता है, राजी खुशी विवाह होता है। इसके अलावा हरण विवाह होता है, बहुत तरह का विवाह है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आंधी विवाह। इसके अलावा इनमें एक और विवाह प्रचलित है, दीकू आंधी विवाह। दीकू आंधी विवाह का मतलब यदि कोई वर या वधू मतलब लड़का या लड़की दीकू से अर्थात वैसे लोगों से जो जनजातीय नहीं है शादी करते हैं, तो उन्हें दीकू आंधी विवाह कहा जाता है। दीकू का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है ना। बाहरी लोगों को ये लोग दीकू बोलते हैं। जब झारखंड स्पेशल पढ़ेंगे तो आपको हमेशा दिक्कू शब्द मिलते रहेगा। दिक्कू ये लोग बाहरी आदमी को बोलते हैं, जिसका मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। अब इनके धर्म भी जो है मुंडा जनजाति की तरह ही है। इनका जो सबसे प्रमुख देवता है वो सिंह बोंगा। सिंह बोंगा को सूर्य, शक्ति एवं क्या कह सकते हैं, इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है और उसका प्रतिरूप माना जाता है। इनके अन्य देवता हैं पाहुई बोंगा। पाहुई बोंगा मतलब हो गया ग्राम देवता। ओरी बोड़ो मतलब पृथ्वी देवता। मरांग बुरु मतलब पहाड़ देवता। देसावली बोंगा मतलब वर्षा देवता। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है, देसावली बोंगा मतलब वर्षा देवता। देवरी जो होता है इनका प्रधान पुरोहित होता है। जो इनके गांव के पूजा वाले कृत्य करते हैं उनको देवरी बोला जाता है। यानी कि हो जनजाति में देवरी जो होता है वो पूजा कराने वाला पुरोहित होता है, और ये गांव के समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में उपस्थित होता है और इसी से सारे अनुष्ठान पूरित होते हैं। इनके जो पर्व त्योहार हैं, माघे पर्व इनका सबसे बड़ा पर्व होता है। माघे पर्व बाहा, होरो, बतावली, दमराई, जोमनामा, कोलोम आदि इनके प्रमुख पर्व त्योहार है। इनमें याद रखिएगा माघे पर्व सबसे ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा
दामुराई, दामुराई वो कहा जाता है धान रोपी को। जब धान रोपाता है तो उसको लोग दामुरोई कहा जाता है। तो ये इनका एक माने प्रमुख पर्व है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में से ही ये लोग अर्ध कृषक जनजाति थे। अर्ध कृषक का मतलब ये लोग कृषि की ओर ही उन्मुख थे और साथ ही साथ शिकार भी किया करते थे। शिकार करना इनका मजबूरी ही नहीं, शौक भी होता था। इनके धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्य भी होते थे। हालांकि अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गौण हो चुकी है। गौण होने के पीछे दो चीज़ का प्रभाव है। सबसे पहला आधुनिकता का प्रवेश एवं जल, जंगल, पहाड़ इत्यादि जो बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उसका भी एक व्यापक प्रभाव। तो देखिए, हमने शुरू से बताया, फिर से याद रखिएगा कि ये जो हो जनजाति है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह से संबंधित है। इनकी शारीरिक रचना अलग होती है और ये मुख्यतः कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो पूछेगा यही पूछ देगा कि कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः कोल्हान प्रमंडल में ही पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है हो जनजाति। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें मैंने इनमें बोला है कि ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वो इनका शादी विवाह को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी इनमें पूछता है कि कौन सा ऐसे जनजाति है जो पहले मातृवंशीय था, बाद में पितृवंशीय हो गया। तो ये हो जनजाति थी और इसका जो मुख्य कारण था वो हिंदू धर्म का प्रभाव एवं अन्य जनजाति जैसे मुंडा वगैरह का व्यापक प्रभाव इन पर पड़ा और ये फिर उससे टर्मिनेट हो गए। देखिए, इनमें जो शादी विवाह होती थी पहले, वो ममेरे भाई एवं बहन में जो शादी होती है उसको ज़्यादा ये लोग तवज्जो देते थे। हालांकि अब ये चीज़ गौण हो चुकी है। अब देखते हैं इनके प्रशासन एवं अन्य चीज़ों को। तो अब देखते हैं इनके अन्य बातों को। देखिए, इनका जो प्रशासन है उसको मुंडा मानकी प्रशासन कहा जाता है। मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है और मानकी पीर या परहा का प्रमुख होता है। इसलिए इनके प्रशासन को मुंडा मानकी प्रशासन भी कहा जाता है। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है तथा डाकुआ इसका सहायक होता है। देखिए, मुंडा जो होता है वो इनके गांव का न्यायिक, प्रशासनिक एवं संवैधानिक सब तरह से, यानी कि न्याय करने वाला, प्रशासन देखने वाला और अन्वयस्कृत जिसके जो इनके गांव के शासन के लिए जिम्मेवार होते हैं उसका वो प्रमुख होता है और डाकुआ उसका सहायक होता है। अर्थात यदि मुंडा नहीं है तो डाकुआ उस कृत्य को करेगा जो मुंडा कर रहा था। यदि मुंडा है तो डाकुआ उसकी सहायता करेगा। तो यानी कि इनके गांव का न्यायिक, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? वो मुंडा होता है। इसके अलावा इनके प्रशासन को मुंडा मानकी प्रशासन कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके अर्थात हो के जो गांव होते हैं वो कोल्हान प्रमंडल में लगभग 26 भागों में विभाजित है। तो इनमें 7 से 12 गांव मिलाकर पीर या परहा बनता है। याद रखिएगा, क्या बनता है? पीर या परहा। कितने गांव पर? 7 से 12 गांव को मिलाकर के पीर या परहा बनता है और जिसका प्रधान मानकी होता है। परीक्षाओं में यह पूछेगा कि मुंडा मानकी व्यवस्था में या हो जनजाति की व्यवस्था में पीर या परहा जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? तो मानकी होता है। और कितने गांव का वो प्रमुख होता है? तो 7 से 12 गांव का वो प्रमुख होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये प्रमुख किस चीज़ का होता है? तो ये प्रशासन देखता है, न्याय को भी देखता है और साथ ही ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी होता है कि समाज जो है वो आगे बढ़े, आपसी क्लेश ना हो, आपसी समस्याएं ना हो और जो समस्याएं हैं उन्हें अपने स्तर से सुलझाया जा सके। और इनका जो प्रशासन है बहुत हद तक प्रजातंत्रीय प्रशासन है, प्रजातंत्र की तरह है। लगभग सब चीज़ में ये लोग मिल बैठ करके आपस में बात विचार करके बहुमत से निर्णय लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनका पीर का मतलब 7 से 12 का जो पीर होता है का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। क्या कहलाता है? पीर पंच। पीर पंच का मतलब हो गया कि वो पंचायत जो पीर में बैठी होती है और न्याय के लिए जिम्मेवार होती है उसे पीर पंच कहा जाता है। अब देखिए कुछ अलग चीज़ें, जैसे हो गांव के अखड़ा को एटे टूड बोला जाता है। अब तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी, अन्य वीडियो में भी, कि जनजातीय जो गांव होते हैं उनमें 3 जगह हमेशा हो गया: सरना, शासन एवं अखड़ा। सरना जहाँ ये लोग धार्मिक कृत्य करते हैं, शासन जो इनका समाधि स्थल होता है और अखड़ा जहाँ ये लोग नृत्य वगैरह करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं या मनोरंजन के सारे कृत्य करते हैं।
तो इनके जो अखड़ा होते हैं कहीं कहीं उसको एटे टूड भी बोला जाता है। हमने लिख दिया है, ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछे तो जवाब दे देना है। तथा इनके रसोई घर, इनका जो किचन होता है उसके कोने में एक जगह होती है, कोने में एक स्थान होता है, उसको अदिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अदिक। अदिक जो है वो इनके पूर्वजों का स्थान होता है, अर्थात उस स्थान को ये लोग पूर्वजों का स्थान मानते हैं। और अदिक जो होता है हो जनजाति के किचन में अर्थात रसोई घर में एक छोटा सा विशिष्ट स्थान होता है। इली, इली जो है इनका प्रिय एवं पवित्र पेय होता है। ऐसे तो पूरे जनजातीय जो झारखंड में या अन्य जगहों पे समाज है, समूह है, उसमें हड़िया सबसे इनका फेवरेट पेय पदार्थ होता है। लेकिन ये इनका एक विशिष्ट पेय होता है जिसको इली बोलते हैं, और प्रिय के साथ साथ ये पवित्र भी होता है। पवित्र होने का मतलब कि देवताओं को भी प्रिय है और अपने देवी देवता को ये चढ़ाते हैं इस पेय पदार्थ को। अर्थात इली नामक जो इनका पेय पदार्थ है वो अपने देवताओं को चढ़ाते हैं और हो जनजाति का सबसे प्रिय और पवित्र पेय पदार्थ है। इनकी जो भाषा है उसको हो भाषा बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, इनकी भाषा को क्या बोला जाता है? हो भाषा बोला जाता है, जो मुंडारी भाषा की एक शाखा है। और इनकी जो लिपि है उसको बारर चिट्टी लिपि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बारर चिट्टी लिपि बोला जाता है, जिसके आविष्कारक या खोजकर्ता या जिन्होंने बनाया उसका नाम था लाखो बोदरा। याद रखिएगा कि इनके जो लिपि हैं बारर चिट्टी लिपि, उसके जो आविष्कारक हैं या जो बनाए हैं वो लाखो बोदरा। और इन जो मैंने लिख रखा फिर से बोल देता हूँ कि हो जो है मुंडारी भाषा की एक शाखा है या मुंडारी भाषा से संबंधित एक भाषा है हो भाषा, और हो इनकी मुख्य भाषा है। और इनकी जो लिपि है मैंने लिख दिया, उसके आविष्कारक लाखो बोदरा थे। बारर चिट्टी लिपि हो जनजाति की अपनी विशिष्ट लिपि है। तो ये था हो जनजाति से संबंधित परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण देखते हुए प्रमुख तथ्य। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।